हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो भाई, आप लोगों को क्या यूनिट्स एंड डायमेंशंस में दिक्कत होती है? क्या डायमेंशनल एनालिसिस आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा है? और क्या डायमेंशंस के सवालों को आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना चाह रहे हैं? तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, जेन्युइनली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डायमेंशनल एनालिसिस के सवाल श्योर शॉट आते हैं नीट में, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है डायमेंशनल एनालिसिस से सवाल आने की। और इस अगर ट्रिक को समझ लिया, ढंग से समझ लिया, तो सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या है ये ट्रिक, तो बताते हैं इसके बारे में और जानते हैं किस तरीके से हम 30 सेकंड के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात, ये ट्रिक बेसिकली है जब हम जो हमारी ऐसा यूनिट सिस्टम है उसमें स्टैंडर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज है, राइट? तो अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहे तो ये ट्रिक बेसिकली उसके लिए है, ठीक है? तो इसको पहले लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ट्रिक असल में क्या है। ये ट्रिक है आपकी टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ओके, अब कैसे काम करती है ये, तो देखो सवाल से ही समझेंगे हम, सवाल से ही क्लैरिटी आएगी और सवाल से ही हम जानेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, जिसपे बहुत सारे सवाल आते हैं, और ट्रस्ट मी सारे के सारे सवाल मैं पीवाईक्यू लाया हूं, जेईई मेन के या नीट के, जिसके भी उठा लो आप, सारे सवाल उसी के हैं। तो समझते हैं कि किस तरीके से हम कन्वेंशनल तरीके को छोड़ते हुए एक नई ट्रिक के तहत हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और इस सवाल को 30 सेकंड में कैसे करेंगे। आओ समझो, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन 2023 का आया हुआ क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, हमारा जो ऐसा यूनिट सिस्टम है उसमें ना तो फोर्स ना तो वेलोसिटी, हाँ टाइम होता है फंडामेंटल, बट फोर्स और वेलोसिटी नहीं होते। तो ये एक अलग सिस्टम है, ये एक नया सिस्टम है जिसमें फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर किया है। अब बोला ये जा रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए डेंसिटी का। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी m इंटू एल रेज़ टू द पावर -3। लेकिन किसमें है ये? हमारी ऐसा यूनिट सिस्टम में है। हमें लेकिन किसमें बताना है? इस सिस्टम में बताना है, यानी इनके तहत बताना है। और ये रहे हमारे सामने चार ऑप्शंस। कैसे करेंगे हम? कन्वेंशनल मेथड से जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नॉर्मल सा अप्रोच बताता हूं, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकालना है? डेंसिटी का। तो डेंसिटी का सबसे पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, कितना होता है सर? m इंटू एल रेज़ टू द पावर -3। क्लियर कट बात। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है L³ और मास का m। अब आपको रो को डिफाइन करना है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम में। तो फोर्स क्या है भाई? फोर्स का डायमेंशन क्या है सर? फोर्स का डायमेंशन है mLT-2। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है सर? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। और उसके बाद टाइम का क्या होता है सर? टाइम का तो देखो t ही रहता है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें एक मास चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। फाइनल रिजल्ट रो में मास तो है, तो मास चाहिए। अब मास इन तीनों क्वांटिटीज की मदद से ही आपको मास बताना है, लेकिन इसके और इसके पास तो मास है ही नहीं। तो मास किसके पास है? बस फोर्स के पास। यानी एक चीज तो क्लियर है भाई कि रो जो होगा, रो के फॉर्मूले में F⁻1 होना जरूरी है। समझने की कोशिश करो, अगर समझ गए तो तुम खुद ही बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। रो की इक्वेशन में F⁻1 होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर F⁻1 नहीं होगा तो m⁻1 नहीं होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट में तो m⁻1 चाहिए। अब देख लो यहां पे किसके पास F⁻1 है, तो यहां से देखो एक अच्छी बात क्या निकल गई सर? ये सी ऑप्शन दिख रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया? इसमें F⁻1 है बट यहां f² है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, बढ़िया बात, एक नंबर बात बोली आपने। अब मेरी बात सुनो, अगर F⁻1 हो गया, F⁻1 तो जरूरी है, हो ही नहीं, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि m तो बस फोर्स के पास है, उसको तो होना जरूरी है। अब F⁻1 हो चुका है, तो F⁻1 करने में अकेला m नहीं आ रहा है, साथ में अपने साथ साले भी ला रहा है। सुनिए ध्यान से, l भी आ रहा है और t⁻2 भी आ रहा है, ठीक है? l भी आ रहा है, t⁻2 भी आ रहा है। किसके साथ आ रहा है भाई? फोर्स की पावर 1 के साथ। समझ रहे हो ना? जैसे पति होता है, पति के साथ पत्नी और पत्नी के साथ साले भी आ जाते हैं ना, वैसे साले भी आ रहे हैं, ठीक है? अब सुनो ये सालों का सीन, इनका क्या करना है मेरे को? L और t⁻2 को क्या मुझे फाइनल एक्सप्रेशन में चाहिए? तो देख लो, अरे सर L⁻3 चाहिए, लेकिन सर t⁻2 नहीं चाहिए। L⁻3 चाहिए, लेकिन सर t⁻2
3 टी की पावर -2 तो चाहिए ही नहीं। ठीक है सर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास एल और टी की पावर -2 आ चुका है। अब हमें टी की पावर -2 को भी एलिमिनेट करना है इनकी मदद से, और साथ ही साथ एल की पावर -3 को अरेंज करना है। तो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना एकदम मेरी बात को। सर एल की पावर 1 तो यहां आ चुका है, ओके, एल की पावर 1 तो यहां आ चुका है, बिल्कुल सही बात। लेकिन हमें फाइनल कितना चाहिए सर? हमको चाहिए एल की पावर -3। सुनिए ध्यान से, यहां पे इसके साथ एक तो m आ गया, l की पावर 1 आ गया, और t को अभी छोड़ दो, ये आ चुका है। लेकिन हमें कितना चाहिए सर? हमें l की पावर -3 चाहिए। अब l की पावर -3 रखने के लिए आपको इसमें और कितना l मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर? ऑब्वियस सी बात है, l की पावर -4 करूंगा तभी जाके इन दोनों के समेशन से l की पावर -3 आ पाएगा। ओके सर, लेकिन l की पावर -4 है किसके पास? इन भाई साहब को तो कंडीशन लग गई, f की पावर 1 होगा। दूसरा l कहां है? दूसरा l वेलोसिटी के पास है, यानी वेलोसिटी की पावर -4 होना जरूरी है, एकदम नेसेसिटी है, एकदम नेसेसिटी है। अगर ये -4 नहीं होगा तो ये l की पावर -4 नहीं होगा, और इससे मिलके l की पावर -3 बन नहीं पाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहां पे वेलोसिटी का नेक्स्ट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वेलोसिटी की पावर 4 होना चाहिए, वेलोसिटी की पावर 4 होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, वेलोसिटी की पावर 4 कहां कहां है? तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, रिजेक्टेड, ये ऑप्शन में नहीं है, रिजेक्टेड। आंसर आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम थोड़ा प्रो हो जाओगे ना, इस ट्रिक को बार बार यूज करोगे, आप देख के आंसर निकाल सकते हो, आप देख के आंसर निकाल सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्स में सर देखो m है, फोर्स में m है, डेंसिटी में भी m होता है, क्लियर कट बात। तो f की पावर 1 होनी चाहिए, उससे एलिमिनेट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पे चल देंगे। सर देखो फोर्स में एक l आएगा, यहां पे l की पावर -3 आएगा, तो फोर्स की पावर 1 होने से l तो आ जाएगा। अब l की पावर -3 कैसे लाओगे? जब l की पावर -4 मल्टीप्लाई करोगे। वो कहां से आएगा? वो तो सर देखो वेलोसिटी से ही आएगा, और वेलोसिटी की पावर 4 होनी चाहिए। देख लीजिए, देख लीजिए, आपको समझ में आ गया। ओ एक मिनट, v की पावर -4 है, सॉरी, v की पावर -4 है, आई एम सो सॉरी, यहां पे एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, ये नहीं है, ये वाला करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां v की पावर 4 नहीं, v की पावर -4 होगा। यहां क्या होगा? l की पावर -4 है ना, तो v की पावर में -4 होगा, ये रहेगा, v की पावर -4 रहेगा, और v की पावर -4 रहेगा, इसका मतलब क्या है? ये नहीं है, सॉरी, ये वाला है, ये वाला। आई एम सो सॉरी, मैं वापस बता रहा हूं, यहां v की पावर -4 रहेगा, क्योंकि l की पावर -4 है, ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर आप t एडजस्ट कर लीजिए, t की पावर -6 ही रहेगा, तभी जाके एडजस्ट होगा, और t इक्वल टू 0 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये देखिए, ये रहा मेरा अप्रोच। अब रुकिए, और भी अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते हैं, ऐसे थोड़ी मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। ये फंडामेंटल कांस्टेंट कंसीडर कर लिए, ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मतलब हमें लेंथ को अब इन 3 फंडामेंटल के हिसाब में एडजस्ट करना है। समझ गए आप लोग? हाँ सर, समझ गए, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। लेंथ का डायमेंशन बताओ। अरे सर, लेंथ का देखो डायमेंशन तो जग जाहिर है, लेंथ का डायमेंशन तो l होता है, ठीक है। उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है सर? प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाता है आपका एनर्जी अपॉन न्यू। एनर्जी कितना होता है? ml2t-2 डिवाइडेड बाय t की पावर -1, यानी जो h का डायमेंशन हो गया वो हो जाता है आपका ml2t⁻⁻1, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t⁻⁻1, ठीक है। ये h का आ गया। स्पीड ऑफ लाइट का कितना आ गया सर? देखो स्पीड ऑफ लाइट का तो क्लियर है, lt-1 स्पीड है, स्पीड तो यही होता है। और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सर देखो g का कितना होता है? याद करिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर। तो फोर्स mlt-2 इंटू डिस्टेंस करोगे तो mlt-2 था, उसमें l स्क्वायर और जाएगा तो ml3t-2, और डिवाइडेड बाय मास आ जाएगा तो m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर m⁻⁻1। देखो बेटा, इतना तो क्लियर होना चाहिए यार, इतना तो क्लियर होना चाहिए कि g के डायमेंशन कैसे नहीं। अगर मान लो नहीं भी आ रहा तो सिंपल तरीका है, g इज इक्वल टू fr² अपॉन m स्क्वायर होता है, क्योंकि gm² अपॉन r², f का हो जाएगा mlt-2, ठीक है। उसके बाद फिर r² हो जाएगा l² डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये इतना सिंपल तो पता होना चाहिए, इसके बाद की स्टेप बता रहा हूं मैं कैसे होगा, ओके। अब देखो, सिंपल चीजें यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके एक बार अप्लाई खुद से करने की कोशिश करो, और देखो अब मैं बता रहा हूं तुम्हें। फाइनल रिजल्ट में l चाहिए सर फाइनल रिजल्ट में देखिए l चाहिए। l कैसे आएगा सर? l कैसे आएगा? सबसे पहली बात, l आने से पहले इंपॉर्टेंट ये है, m कैसे कैंसिल होगा? m कैसे कैंसिल होगा? तो सर देखो, m, एक तो m यहां पे है और दूसरा m यहां पे है,
मान ली सर आपकी बात। और सर इसकी जो पावर है वो इसकी पावर है, इसकी जो पावर है वो इसकी पावर है। सर मतलब एक चीज तो क्लियर है, H और G मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए, H और G मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए, क्योंकि H और G मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए और इनकी पावर सेम होनी चाहिए। अगर यहां 1 है 1 है, अगर यहां 2 है 2 है। क्यों? इसलिए सर क्योंकि जो भी इसकी पावर है वो इसकी पावर है, दोनों कैंसिल कर जाएंगी। यानी H और G तो देखो सर मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। देख के ही समझ में आ रहा है सर, देख के ही समझ में आ रहा है। यहां पे देखिए ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, ये चीज तो रिजेक्ट हो गई। ये चीज हो सकती है, ये चीज हो सकती है, ये चीज सर देखो वापस रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई? क्यों रिजेक्ट हो गई सर? क्योंकि इसमें H और G मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया यार? कभी कभी तो एक स्टेप से ही आंसर आ जाता है यार। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही ना, एक स्टेप से ही आंसर आ जाएगा। कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तुम खुद जानते हो, कन्वेंशनल मेथड से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाया, देखो तुम्हारे पास आंसर आ गया। H और G की पावर सेम होनी चाहिए, क्योंकि तभी M कैंसिल होगा। दूसरा देखना जरा, दूसरा देखना जरा। अब ये तो पता चल गया अंडर रूट ऑफ HG है ना। उसके बाद क्या है सीन? टाइम जो है, टाइम भी नहीं होना चाहिए फाइनल में, टाइम भी फाइनल में नहीं होना चाहिए। अब टाइम कहां है? तो सर देखो टाइम तो यहां पे भी है, टाइम यहां पे भी है, टाइम यहां पे भी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टाइम यहां है, टाइम यहां है, टाइम यहां है। ओके, एक चीज तो क्लियर है ना, H और G से T की पावर -3 हो रहा है। एक चीज तो क्लियर है ना, T की पावर -3 हो रहा है। हाँ सर, तो न्यूमरेटर में कितना हो रहा है सर? इन दोनों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग T की पावर -3 हो रहा है, बिल्कुल सही बात। और अंडर रूट भी लगा दिया तो ये -3/2 ये हो रहा है। अब हमें इसे कैंसिल करना है, अब हमें इसे कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल होगा? जब हम यहां पर डिवीजन में t⁻³ लगाएंगे, तभी तो फाइनल आंसर में T की पावर 0 आएगा। अभी तो देखो इतना तो आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। कैसे आ चुका है? H और G मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अंडर रूट ऑफ HG, तो ये तो आ चुका है। अब इसे कैंसिल कैसे करोगे सर? ऐसे ही कर सकता हूं। इसको कैंसिल करने के लिए तुम्हें क्या है ऑप्शन? सर C ही बचा हुआ है, और C की पावर कितना करोगे कि -3/2 आ जाए? सर देखो C में T की पावर -1 होता है, अगर मैं C की पावर 3/2 कर दूं तो आंसर आ जाएगा। आ गया सर आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ गया सर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबको समझ में आ रही है चीज, क्लियर है कि नहीं है? बात बताओ यार, क्लियर है कि नहीं है? तो मैं तुम्हें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। नीट में तो इतने हाई लेवल के आएंगे भी नहीं, बट नीट में जिस लेवल के भी आए आप आराम से कर सकते हैं। आइए देखिए नीट का एक क्वेश्चन करते हैं, नीट 2021 में आया हुआ है। देखिए सवाल देखिए, A force F, acceleration A and time T are chosen as fundamental physical quantities. Find the dimension of energy. एनर्जी का डायमेंशन निकालना है भाई। आओ एनर्जी का डायमेंशन निकालते हैं। एनर्जी क्या होता है सर? सर एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा, डायमेंशन होता है mL2T-2, ठीक है। ओके सर, डन। फोर्स का क्या होता है सर? फोर्स की बात करोगे तो हो जाता है mLT-2, ठीक है सर। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन होता है LT-2, ठीक है सर। और उसके बाद टाइम क्या होता है सर? टाइम टी की बात करें तो कैपिटल टी होता है, ठीक है सर। देख के ही समझ में आ रहा है सर, एनर्जी चाहिए ना, फोर्स की पावर तो 1 होनी चाहिए। बोलते हो कि नहीं? हाँ या ना? फोर्स की पावर तो 1 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सर देखो फोर्स में ही m है और यहां पे भी m एक ही है, और कहीं m है ही नहीं, यानी फोर्स की पावर 1। अब देखो ये थोड़ी किस्मत बुरी हो गई, सब में फोर्स की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कोई ढंग का ऑप्शन निकला नहीं, यहां से कोई ढंग का ऑप्शन निकला नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे। L कितना होना चाहिए सर? देखो F की पावर 1 करते, L की पावर 1 तो आ चुका है, यहां पे M की पावर 1 एक आ गया, L1 आ गया, और T आ गया आपका -2, ठीक है सर। अब हमें कितना चाहिए सर? हमें देखो mL2T-2 चाहिए, ठीक है, सही बात है। तो अब क्या मल्टीप्लाई करोगे? अब क्या मल्टीप्लाई करोगे सर? लेंथ मेरे को चाहिए होल स्क्वायर, L की पावर 2 और L1 आ चुका है, और दूसरा L कहां है? दूसरा L एक्सेलरेशन के पास है, तो यानी एक L भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, यानी एक एक्सेलरेशन और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? A की पावर भी 1 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन में ही LT-2 आएगा, और किसी के पास L नहीं है, और ये वाला L मिलके ही L² बना पाएंगे, जो कि फाइनल रिजल्ट में चाहिए। तो F1 A1 आ गया। इससे देखिए, इससे एक चीज अच्छी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। और उसके बाद अब क्या हो रहा है भैया? देखो T की पावर -2 यहां है, T की पावर -2 यहां है, हमें फाइनल कितना चाहिए सर? एक ही T की पावर -2 चाहिए, यानी टाइम का स्क्वायर। अगर इसमें मैं T की पावर +2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि T का होल स्क्वायर। तो FAT होल स्क्वायर, FAT होल स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है सर जी? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये है मेथड टू कन्वर्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर।
ठीक है, एक सवाल और दूंगा मैं आप लोगों को, ये रहा जे मेन में पूछा गया है 11 जनवरी 2019 के शिफ्ट 2 में, और आप लोगों को इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। सेम मेथड से ट्राई करिएगा। देखिए सवाल क्या है, स्पीड v है, एक्सेलरेशन a है, फोर्स f है, कंसीडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट, डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस क्या होगा? यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन अगर किसी को नहीं पता तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन मैं बता देता हूं। देखो यंग्स मॉडुलस होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस का जो डायमेंशन है वही आपका यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन है। तो स्ट्रेस का डायमेंशन कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी m l की पावर -1 t की पावर -2, ये हो जाता है यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, आई होप आप सभी को पता होगा। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या है, लेकिन कहां बताओगे आप? कमेंट में। तो कमेंट में आप लोगों के आंसर का वेट करूंगा और मैं सही आंसर कमेंट में ही रिप्लाई बैक करूंगा। तो कृपया करके इसको सॉल्व करिएगा, सेम मेथड को यूज करिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको बहुत ही जल्द आंसर निकालेगी। कुछ टाइम लगेगा इस ट्रिक के साथ यूज टू होने में, बट एक बार आप प्रो हो गए, ट्रस्ट मी, सवाल चुटकियों में निकलता है, 30 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल देंगे। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ बढ़िया कंटेंट लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, एंड और कोई अगर आप ट्रिक वीडियोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। आई विल बी वॉचिंग दैट एज वेल। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।